अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरा। आज DKA का दूसरा पार्ट लेकर जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। DKA जो है वो किस तरह से प्रेसिपिटेट होता है, उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और पेशेंट जो है उसके प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या होते हैं, यानी सिम्टम्स और साइंस और इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, तो ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर जो पेशेंट है उसके प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या होते हैं। आमतौर पे पेशेंट प्रेजेंट करता है सेमी अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, ठीक है। और DKA प्रेसिपिटेट हो सकता है, मोस्ट कॉमन जो वजह हमारे यहाँ है वो ये है कि स्किप करते हैं इंसुलिन को, इंसुलिन नहीं लेते पेशेंट्स, स्किप कर देते हैं और कोई हैवी मील ले लेते हैं। दूसरा ये कि मरीजों को पता ही नहीं होता कि उनको टाइप 1 डायबिटीज है और फर्स्ट टाइम वो DKA के साथ प्रेजेंट करते हैं, दे डोंट नो, ये दूसरा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। और तीसरा ये है कि कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ये तीन मेन रीजंस हैं जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को प्रेसिपिटेट करती है। तो पेशेंट प्रेजेंट करता है सेमी अनकॉन्शियस, डीप ब्रीदिंग होती है, रैपिड, जिसको हम स्मॉल ब्रीदिंग कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों होती है, क्योंकि उसमें एसिडोसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको निकाला जाता है ताकि बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा पेशेंट जो होता है उसकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में उसको स्टमक जो होता है या उसकी गट जो होती है उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है। एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा पॉलीयूरिया और डिहाइड्रेटेड होता है पेशेंट, इस किस्म का BP भी उसका ड्रॉप हुआ हो सकता है, पेशेंट शॉक के अंदर हो सकता है। तो ये आमतौर पे जो है वो इसके प्रेजेंटिंग फीचर्स हैं और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। अब किस तरह हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ऑब्वियसली आपकी दो तरह की इन्वेस्टिगेशंस हैं, रूटीन एंड स्पेसिफिक। अगर आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट DKA का है और आप रूटीन में उसका ब्लड शुगर लेवल्स करवाते हैं जो कि 300 से ऊपर है या 250 से ऊपर है, तो आप ज़रूर सस्पेक्ट करें कि नॉर्मल बंदे के अंदर, यंग बंदे में इतना लेवल नहीं होता, तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। इसके अलावा रूटीन इन्वेस्टिगेशन में CBC अगर आप करवाएं तो उसमें TLC का हाई होना ये बता सकता है कि शायद पेशेंट को इन्फेक्शन है जिसने DKA को प्रेसिपिटेट किया है। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके अंदर हमने ABGs करवानी है और इसके अलावा हमने पेशेंट जो है उसका कीटोन्स करवानी है। यहाँ पर यूरिनरी कीटोन्स हो रही होती हैं, लेकिन ब्लड कीटोन्स जो होती हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, ब्लड कीटोन्स, ठीक है, नॉट यूरिनरी कीटोन्स। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद हम बाकी के टेस्ट भी करवा लेते हैं टू सी कि पेशेंट की कोई प्रेसिपिटेटिंग अगर कॉज है, यानी कोई इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल TLC आपको ज़्यादा मिला है तो आपने ये देखना है कि किस जगह पे इन्फेक्शन है। तो इसमें आप फिर एक्सरे चेस्ट भी इसका करवा लें, देख लें कि कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवा लें टू सी के कोई UTI वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बेसिकली इसके डायग्नोसिस में तो नहीं है लेकिन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम। उसके बाद आ जाती है इसकी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो है वो फ्लूइड है। सबसे पहले जो है पेशेंट को आपने नॉर्मल सलाइन देना है और कोई चीज़ नहीं देनी, क्योंकि पेशेंट इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ देंगे तो वो ब्लड के अंदर जाएगी ही नहीं, परफ्यूजन इतनी कम हुई होती है। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है 0.9% जो है वो हम देते हैं 1 लीटर। पहला जो लीटर होता है वो जाता है 1 घंटे में, दूसरा लीटर जो होता है वो 2 घंटे में जाता है, तीसरा लीटर फिर 2 घंटे में, चौथा लीटर जो होता है वो 4 घंटे में जाता है और 5वां लीटर जो होता है वो 6 घंटे के अंदर जाता है। तो ये तो इसकी फ्लूइड थेरेपी है, फ्लूइड रिजीम जो है। इसके बाद जो है वो हम जब पहला लीटर हम शुरू कर देते हैं नॉर्मल सलाइन का, तो साथ ही हम रेगुलर इंसुलिन जो है वो शुरू कर देते हैं। वो हम शुरू करते हैं 0.1 यूनिट पर kg पर आवर के हिसाब से। अच्छा, साथ जो है वो हमने इंसुलिन के साथ जो है पोटाशियम हम ज़रूर देखते हैं कि पोटाशियम कितना आया है। अगर पोटाशियम जो है वो आपका नॉर्मल वैल्यू होती है पोटाशियम की 3.5 से 5.5, अगर पोटाशियम लेस देन 3.5 आया है तो यही फ्लूइड जो आप उसको दे रहे हैं इसके अंदर आप 2 एम्प्यूल्स पोटाशियम क्लोराइड के डालेंगे, यानी 1 एम्प्यूल में 20 मिलीमोल है तो आप 40 मिलीमोल डालेंगे, 40 मिलीमोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। अगर उसका पोटाशियम नॉर्मल आ रहा है यानी 3.5 टू 5.5 की रेंज में आ रहा है तो भी आप 1 एम्प्यूल डालेंगे 20 मिलीमोल, क्योंकि
नॉर्मल आने की सूरत में आपसे ये सवाल पूछेंगे कि फिर क्यों पोटाशियम डालना है। रीजन बीइंग कि आप चूंकि इंसुलिन दे रहे हैं तो इंसुलिन पोटाशियम को सेल के अंदर लेके जाती है, तो पोटाशियम जो है अगर नॉर्मल है तो वो लो हो जाएगा, इसलिए हम 20 मिलीमोल्स जो है वो उसके अंदर नॉर्मल पोटाशियम की सूरत में भी पोटाशियम क्लोराइड का एक एम्प्यूल डालेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 5.5 आ रहा है पोटाशियम क्लोराइड पोटाशियम, तो फिर आपने उसके अंदर KCl नहीं डालना, क्योंकि वो हायर साइड के ऊपर है, तो वो हमने नहीं डालना। तो मेन जो इसके ट्रीटमेंट है उसमें फ्लूइड है, और फ्लूइड किस तरह से देना है वो मैंने आपको बता दिया। 1, 2, 2, 4, 6 इंसुलिन है 0.1 यूनिट पर kg पर आवर के हिसाब से, और इसके अलावा पोटाशियम को आपने देखना है और इस हिसाब से पोटाशियम जो है वो डालना है। एक और चीज जो आखिरी मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आर्ली आपने ब्लड शुगर जो है उसको मॉनिटर करना है, और ब्लड शुगर जो है वो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर जो है फॉल करनी चाहिए। 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर के हिसाब से शुगर फॉल करनी चाहिए। अगर वो इससे कम फॉल कर रही है तो आप इंसुलिन की डोज को बढ़ा सकते हैं, अगर इससे ज्यादा कर रही है तो इंसुलिन की डोज को आप कम कर सकते हैं। और आखिरी चीज ये है कि जब आपका शुगर का लेवल 250 पे आ जाए तो आपने फिर फ्लूइड को नॉर्मल सेलाइन से डेक्स्ट्रोज सेलाइन पे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि टू रैपिड फॉल हो ब्लड शुगर लेवल्स के अंदर। तो these were the main points of the management of DKA। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर पूछें। I would love to answer your questions. Thank you very much.